मासूम चेहरे पर बच्चों जैसा भोलपन, बड़ी बड़ी गजाली आंखें, दूध में घुले ज़ाफ़रान जैसी गोरी रंगत, स्याह जुल्फे और दिल मोह लेने की मासूम अदाओं वाली 18 साल की इस हसीना ने 31 मरतबा चेहरे, 48 मरतबा गर्दन और सीने पर चाकू से वार करके अपनी ही सगी माँ को कत्ल कर दिया। कैदियों के लिबास में मलबूस इज़ाबेला कमरा अदालत में दाखिल हुई। उसके दोनों हाथ और पांव उसी की कमर से लिपटी कातिलों के लिए मखसूस हथकड़ी में जकड़े हुए थे। वो पुरसुकून अंदाज में चलते हुए आई, फिर रुकी और मुल्जिमान के लिए रखी मखसूस कुर्सी पर बैठ गई। वो बेमकसद इधर उधर देखती रही। फिर उसकी नज़र कमरा अदालत में केस ट्रायल की रिकॉर्डिंग के लिए लगाए गए कैमरे पर पड़ी। उसने लम्हा भर के लिए कैमरे की तरफ देखा और न जाने उसे उसकी मौजूदगी से क्या चिढ़ सी महसूस हुई। उसने कैमरे की तरफ देखकर अजीब तरह से मुंह चिढ़ाया। फिर जितनी बार भी कैमरे से उसकी नज़रें चार हुईं तो इज़ाबेला ने कैमरे की तरफ देखकर अजीब व गरीब सी हरकतें की। उसने हथकड़ी में जकड़े अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाया और उंगली से अपनी दोनों आंखों की तरफ इशारा किया, गोया के कह रही हो मैं तुम पर नजर रखे हुए हूँ। साथ ही उसने ऐसा मुंह बना लिया कि जैसे छोटे बच्चे बर्गर ना मिलने पर मुंह बना लेते हैं। उसकी इन अदाओं में न जाने लोगों को क्या नजर आया कि टिकटॉक पर तूफानी किस्म का ट्रेंड चल पड़ा। लाखों लोग उसकी मेरी नज़र तुम पर है जैसी वीडियो बना बना कर अपलोड करने लगे। उसके कैदियों के लिबास में बनी इस वीडियो को ट्वीट कर करके टिकटॉक बनाने लगे और ये ट्रेंड खासा वायरल हो गया। उसके चेहरे के भोलपन और उसकी मासूम अदाओं के दीवानों ने इस बात पर यकीन करने से ही इनकार कर दिया कि इतनी मासूम नजर आने वाली हसीना सचमुच की कातिल हसीना भी हो सकती है, और वो भी इतनी बेरहम कि उसने 79 मरतबा अपनी माँ के जिस्म पर तेज धार चाकू के वार कर करके उसको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, ये वाक़या इस कदर भयानक है कि अगर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ख़याल के पर्दे पर तमाम मनाजिर बनते चले जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि गोया ये सब कुछ आपके सामने मौजूद है। बस हैंड फ्री अपने कानों से मत उतारिएगा। इज़ाबेला का बचपन कोलोराडो अरोरा में गुजरा। उसकी माँ यन्मी वाई और वालिद रॉबर्ट के माबैन बाहमी रजामंदी से उस वक्त तलाक हो गई कि जब इज़ाबेला की उम्र 6 बरस थी। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी माँ के सुपुर्द हुई और माँ ने अपनी बेटी की ज़रूरियात और फरमाइशें पूरी करने के लिए मेहनत मुशक्कत कर करके सचमुच दिन रात एक कर दिया। उसने बड़ी मेहनत से इज़ाबेला को अपने तय किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो 12-12, 15-15 घंटे मेहनत करती ताकि बेटी की फरमाइशें पूरी कर सके। फरमाइशें इसलिए कि इज़ाबेला को कभी भी अपनी माँ से मोहब्बत रही ही नहीं। उसको इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि उसकी माँ अपनी बेटी के लिए इस कदर अजियत से जान तोड़ मेहनत कर रही है। इज़ाबेला को बस यही कहना आता था कि उसके पास फलां फलां गैजेट्स क्यों नहीं है और वो अपने दोस्तों के साथ फलां महंगी जगह पर घूमने नहीं जा सकी। वो एक सुस्त मिजाज, हड हराम और आराम पसंद मिजाज की हामिल थी। उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था और ना वो कुछ करना चाहती थी। बस वो ये चाहती थी कि ना तो उसको स्कूल कॉलेज जाना पड़े, ना कोई काम। उसे बस वक्त पर खाना मिले, डांस पार्टीज हो, वो हो और उसके बॉयफ्रेंड्स। जिंदगी गुजरे तो बस ऐसे ही गुजरे। रोक टोक समझाने की कोई बात या नसीहत के 2 बोल तो सुनना उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी अजियत। उसका ताल्लुक मसीही मजहब से था, लेकिन उसने मजहब को छोड़कर खुद को बेदीन बना लिया था। इज़ाबेला की माँ और बाप तलाक के बावजूद एक ही जगह पर इकट्ठे काम करते थे। इज़ाबेला की माँ युनमी ने तलाक के बाद रियान नामी शख्स से शादी कर ली थी और वो रियान और अपनी बेटी इज़ाबेला के साथ जिंदगी बसर कर रही थी। युनमी अपनी बेटी के अजीबो गरीब मिजाज, आदतों और बर्ताव से बुरी तरह परेशान रहती थी। उसने बड़े मुश्किल हालात से मुकाबला करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसको उस वक्त बड़ा धचका लगा कि जब 12वीं क्लास के इम्तिहानात से 2 माह पहले ही स्कूल की जानिब से इज़ाबेला का नाम खारिज कर दिया गया। उस दिन पहली मर्तबा युनमी को पता चला कि उसकी बेटी घर से स्कूल जाने की बजाय लड़कों के साथ वक्त गुजारने के लिए उनके साथ जाती थी। स्कूल में अटेंडेंस की तादाद कम होने और पढ़ाई से अदम दिलचस्पी के बाइस इदारे वालों ने उसका नाम ही खारिज कर दिया।
युनमी को बेटी के ये लक्षण मालूम हुए तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने बेटी को प्यार से समझाया कि इजाबेला अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी उम्र को इस तरह की अयाशियों की बजाय मुस्बित कामों के इस्तेमाल में लाओ। मगर इजाबेला को अपनी माँ के ये अल्फाज किसी निश्तर की तरह महसूस हो रहे थे। उसने आओ देखा ना ताओ उल्टा माँ पर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इस कदर जोर से माँ पर चीख और तोड़ फोड़ कर रही थी कि उसकी माँ सहम कर रह गई। उस दिन युनमी को अपनी बेटी से बहुत खौफ महसूस हुआ और वो डर गई। एक रोज नौकरी से जब वो घर आई तो उस वक्त मोहल्ले वालों की वो बातें भी सच साबित हो गईं कि जो कई मर्तबा युनमी को बता चुके थे कि तुम जब घर से चली जाती हो तो इजाबेला आए रोज मुख्तलिफ लड़कों को घर बुला लेती है। उस रोज युनमी जब घर में दाखिल हुई तो उसके आने की आवाज सुनकर इजाबेला के कमरे की पिछली खिड़की से एक नौजवान बाहर निकल गया। बगैर शर्ट पहने ऊपरी जिस्म से बरहना लड़के को खिड़की से निकलकर बाहर की जानिब जाते हुए युनमी ने खुद अपनी आंखों से देखा था। माँ समझाने का इरादा लिए बेटी के कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन इतनी देर में इजाबेला के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर निकली। रंग में भंग पड़ जाने पर इजाबेला ने माँ को पूरी तरह नफरत से घूरा और शोला बार नजरों से देखते हुए घर से बाहर निकल गई। बेटी की बदमिजाजी सातवें आसमान को छू रही थी। युनमी ने इजाबेला के हकीकी बाप रॉबर्ट से इजाबेला को समझाने का कहा। उसने युनमी को मशवरा दिया कि वो इजाबेला को चंद रोज के लिए उसके पास रहने के लिए भेज दे। सो कुछ अरसे के लिए वो अपने बाप के पास रहने के लिए चली आई और यहाँ आकर तो गोया चमत्कार हो गया। वो इस कदर मुहज्जब, तमीज़दार, सलीकामंद और अपनी जिम्मेदारी को इस एहसन तरीके से सरअंजाम देने लगी कि उसके बाप को अपनी साबका बीवी पर शक हुआ कि उसने अपनी बेटी पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। कुछ दिन बेहतरीन अंदाज में अपने बाप के पास रहने के बाद इजाबेला वापस माँ के घर आ गई। उसके बाप रॉबर्ट ने युनमी को बताया कि वो मुकम्मल तौर पर सुधर गई है और अब वो इसको परेशान नहीं करेगी। एक सुबह युनमी ने अपनी बेटी इजाबेला से कहा कि वो ऑफिस जा रही है और उसका नाश्ता बना कर रख दिया है। उसने कहा तुम नाश्ता खाकर अपनी प्लेट को धो कर रख देना। शाम को जब उसकी माँ वापस आई तो उसने देखा कि नाश्ते के झूठे बर्तन जूं के तू पड़े हुए हैं। युनमी ने इजाबेला को कहा कि तुम कम से कम इतना तो कर सकती थी कि अपनी प्लेट धोकर रख देती, मगर ये बात इजाबेला को गोली की तरह लगी। प्लेट धोने की बात इस कदर बुरी लगी कि वो थकी हारी माँ पर बरस पड़ी। उसने शदीद गुस्से के आलम में माँ को गालियां दी, उस पर हाथ उठाया और माँ के मुंह पर थूक दिया। बेटी की इस हरकत पर माँ सख्ते के आलम में बुत बनी खड़ी रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बेटी इस हद तक भी जा सकती है। सदमे के बायस युनमी की हालत बहुत खराब थी। उस रोज गुस्से के मारे इजाबेला घर छोड़कर चली गई। अगली सुबह उसकी माँ को एक ईमेल रिसीव हुआ जो कि इजाबेला ने भेजा था। उस ईमेल में सिर्फ 3 लफ्ज लिखे हुए थे, यू विल पे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। युनमी बेटी की धमकी वाली ईमेल पढ़कर शदीद खौफजदा हो गई। उसने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस ने इजाबेला को ढूंढा और उसको घर लाकर समझाया। उन्होंने समझाया कि तुम 18 बरस की हो चुकी हो और वहाँ के कानून के मुताबिक इजाबेला की माँ उसको घर से निकाल सकती है, लिहाजा माँ के साथ अपना रवैया ठीक रखो और ऐसी हरकतों से बाज रहो। पुलिस वाले तो समझा बुझा कर चले गए, मगर इजाबेला के दिल में तो कुछ और ही पल रहा था। उस वक्त तो वो खामोश रही, मगर फिर एक रोज वो वक्त आन पहुंचा कि जब उसने वो कदम उठाया कि जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। रात के करीबन 9 बजे का वक्त था। इजाबेला का सौतेला बाप रियान अपने कमरे में बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। उसकी बीवी ऑफिस से घर वापस आई। उसने अपने शौहर से कहा वो नहाने जा रही है क्योंकि उसे सुबह कुछ अहम काम निपटाने हैं और वो जल्द सो जाना चाहती है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। वो भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बने बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। इजाबेला की माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रुक गई। सामने इजाबेला हाथों में चाकू पकड़े खड़ी थी और उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। उसके चेहरे पर वहशत और बर्बरियत के आसार थे। उसके मुंह से तेज सांसों की आवाजें निकल रही थीं। उसने एक झटके से माँ को बाथरूम की तरफ धक्का दिया। उसकी माँ लड़खड़ाकर बाथरूम के अंदर जा गिरी। कमरे में मौजूद रियान अभी कच्ची नींद के गुनूदगी के आलम में ही था कि उसे धड़म धड़म की आवाजें सुनाई थी।
اور اس کے بعد ایک وحشتناک چیخ سنائی دی۔ ریان ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا، جہاں اس نے ایک دل خراش منظر دیکھا۔ اس کی بیوی یونمی باتھ روم کے فرش پر پڑی ہوئی چیخیں مار رہی تھی اور وحشت کا روپ دھارے ایزابیلا اس پر پے در پے چاقو کے وار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ ماں کے جسم سے ابلتے خون کے چھینٹوں سے لبریز تھا۔ ایزابیلا نے آواز سن کر ریان کی طرف دیکھا اور سوتیلے والد کو باتھ روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ ریان دوڑ کر دروازے تک پہنچا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ اس نے کندھے کے دھکوں سے دروازہ توڑنے کی کوشش بھی کی۔ ریان چیخ کر ایزابیلا کو دروازہ کھولنے کا کہنے لگا، مگر اندر سے یونمی کی چیخو پکار کی آوازیں اب مدھم ہو چکی تھی۔ اندر سے اب صرف وحشت زدہ تیز تیز سانسوں اور چاقو جسم میں گھونپے جانے کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ پھر باتھ روم کے دروازے کے نیچے سے خون باہر کی جانب رسنے لگا۔ باتھ روم کے دروازے سے خون باہر نکلتے دیکھ کر ریان بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا اور موبائل اٹھا کر پولیس ایمرجنسی نمبر ڈائل کر دیا۔ ریان فون پر بات کرتے کرتے دوڑتے ہوئے باتھ روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور خون سے لتھڑی ہوئی ایزابیلا وحشتناک روپ دھارے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے عقب میں پورا باتھ روم خون سے بھرا پڑا تھا اور یونمی کی لاش کے چیتڑے ہوئے پڑے تھے۔ اس کا چہرہ، آنکھیں، ناک، گردن، بوٹیوں کی صورت میں اس کا پورا جسم بکھرا پڑا تھا۔ دہلا دینے والا یہ خوفناک منظر دیکھ کر ریان خوف سے بت بن گیا اور وہ یہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ دہشتناک وحشت زدہ صورت لیے ایزابیلا چند لمحے ریان کو گھورتی رہی، پھر قدم قدم اٹھائے چلتے چلتے اس کے قریب پہنچی۔ ریان سہم کر پیچھے ہٹا، لیکن ایزابیلا اس سے بے پرواہ ہو کر باہر کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کا باہری دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی اور وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر وہ بھیانک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایزابیلا نے اس قدر بے دردی سے اپنی ماں کو قتل کیا تھا کہ اس نے 79 مرتبہ اپنی ماں پر چاقو کے وار کیے۔ اس کے چہرے کو بری طرح کاٹ پیٹ دیا تھا۔ اس نے 31 مرتبہ ماں کے چہرے اور 48 مرتبہ باقی جسم پر وار کیے تھے۔ پولیس نے ایزابیلا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنا موبائل فون سوئچ آف کر رکھا تھا۔ وہ نہیں مل رہی تھی۔ مگر پھر اگلے روز پولیس کو اطلاع ملی کہ کار پارکنگ میں موجود گاڑی کے اندر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پولیس نے جب وہاں پہنچ کر دیکھا تو گاڑی کے اندر کسی لڑکی کی لاش نہیں، بلکہ وہ لڑکی زندہ ہے۔ وہ ایزابیلا ہی تھی۔ اس کے پورے وجود اور کپڑوں پر اس قدر خون لگا ہوا تھا کہ گویا جیسے وہ اس کا اپنا خون ہو۔ پولیس نے ایزابیلا کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد کورٹ ٹرائل کا آغاز ہوا۔ ٹرائل کے دوران کئی ڈاکٹرز ماہر نفسیات ایزابیلا سے ملے اور سبھی نے انکشاف کرتے ہوئے یہ کنفرم کیا کہ وہ شیزوفرینیا نام کی ایک بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو خواب میں کسی سیسیلیا نام کی عورت کو قتل کرنے کا کہا جاتا تھا، جو کہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکی تھی، اور بقول ایزابیلا اس نے سیسیلیا کو ہی قتل کیا تھا۔ ایزابیلا چونکہ چند ماہ قبل ہی 18 برس کی ہو چکی تھی، اس لیے عین ممکن تھا کہ اس کو سزائے موت دی جاتی، لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے شیزوفرینیا کی بیماری میں مبتلا ہونے کی تصدیق کے بعد اس پر فرسٹ ڈگری قتل کا چارج واپس لے لیا گیا اور اس کو مینٹل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ایزابیلا کی کورٹ میں حاضری کے دوران کیمرے کو دیکھ کر اشاروں کے مناظر کئی برسوں بعد ٹک ٹاک پر وائرل ہو گئے اور لوگوں نے قیدیوں کے لباس میں ہونے کے باوجود اس کی معصوم اداؤں اور چہرے کے بھول پن کو دیکھ کر اس کی ویڈیو پر ٹک ٹاک بنانا شروع کر دی اور یہ خاصا مقبول ٹرینڈ بن گیا۔ لوگوں نے اس کو قاتل ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ اتنی معصوم لڑکی کسی کو کیسے قتل کر سکتی ہے۔ ایک پوری کمیونٹی اس کے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کسی کا قتل نہیں کر سکتی۔ طویل عرصہ مینٹل ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد بالآخر اسے مینٹل ہاسپٹل سے تو فارغ کر دیا گیا، لیکن اس کو جیل منتقل کر دیا گیا اور اسے باقاعدہ ذہنی امراض کے ڈاکٹروں کے ساتھ متواتر رابطے اور علاج جاری رکھنے کا پابند کیا گیا۔ اس کیس میں خوشائند بات صرف یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر جو ٹرینڈ بری طرح تیزی سے چلا تھا وہ جلد ختم بھی ہو گیا۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ تمام آفات سے محفوظ رہیں
آمین۔ محترم ناظرین، اس دہشت بھرے خوفناک واقعے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔